Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching Daily Current Analysis covering 11th May 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. So in this video we'll cover the topics like Cyclone Asani, the stringent norms for social media. After this, we'll discuss the State of World's Bird Report, then the National Technical Day, and then finally Martand Sun Temple. So these are some topics that we're going to touch in this particular video. So let's get started. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ. It is about Cyclone Asani. Well, this topic is important from GS paper 1 point of view as this relates with geography. It is an important geophysical phenomena. So cyclones are included in your GS paper 1. So let's begin with it. So there's a tropical cyclone which is named as Asani. It has emerged in Bay of Bengal area and is moving towards the eastern coast of India. So let's understand what is this cyclone Asani. So this basically started brewing up in the southern Andaman Sea, and from there it started coming towards Bay of Bengal, and it is projected and it has rather came down to the eastern coast of India. आंध्र प्रदेश उड़ीसा की जो कोस्ट है वहाँ पे ये प्रेडिक्ट किया गया है कि जो इसका जो लैंडफॉल होने वाला है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की कोस्ट पे होगा. ये कंपैरेटिवली एक शॉर्ट लिव्ड साइक्लोन होगा एंड आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और उड़ीसा में भुवनेश्वर, तो विशाखापट्टनम और भुवनेश्वर के बीच में कहीं ये लैंडफॉल कर सकता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द नेम असानी, दिस नेम हैज़ बीन गिवन बाय श्रीलंका एंड दिस बेसिकली मीन्स रैथ इन सिन्हालीस. ये आपको पता होना चाहिए नेम किसने दिया और इसका मतलब क्या है. सो दिस बेसिकली मीन्स रैथ इन सिन्हाली. एंड देर आर अदर साइक्लोन्स एज वेल जो 2020 और 2021 में आए हैं. मतलब पिछले साल की अगर हम बात करें तो ताकुते, यास, निसर्गा, अम्फान, दीज वो सब इम्पॉर्टेंट साइक्लोन्स जो कि पिछले सालों में इंडिया ने देखे हैं, फेस किए हैं. नाउ मूविंग अहेड, सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट इज़ अ साइक्लोन. साइक्लोन बेसिकली है क्या. So cyclone is any low pressure area with winds spiraling inwards. कोई भी low pressure area जहाँ पे winds जो है वो inward spiral कर रही हैं, and it is basically caused by the atmospheric disturbances. And इस low pressure area के around बहुत ही swift और destructive air circulation चल रही है. तो कहीं पे भी लो प्रेशर बना है और जो विंड्स हैं वो स्पायरल कर रही हैं इनवर्ड्स एंड दिस हैज़ बीन कॉज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस एंड इसके आसपास स्विफ्ट और डिस्ट्रक्टिव एयर सर्कुलेशन चल रही है. इस तरह के सिस्टम को साइक्लोन कहा जाता है. वी रीड अबाउट दिस इन मच डिटेल इन ज्योग्राफी. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो एयर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जो एयर है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलेट करती है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स. नाउ यहाँ पे एक और पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. किस रेट पे, किस अमाउंट पे जो हमारा प्रेशर है वो ड्रॉप कर रहा है सेंटर में. नाउ अगर हमारा जो प्रेशर ड्रॉप का जो रेट है वो ज़्यादा है तो इससे क्या होगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन है, जो लो प्रेशर है वो काफ़ी रैपिड होगा और जो विंड्स की स्ट्रेंथ होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी. ऑन कॉन्ट्रेरी अगर हमारा प्रेशर ड्रॉप काफ़ी ग्रेजुअल है तो ऐसे केस में जो इंटेंसिटी है साइक्लोन की वो भी थोड़ी लो टू मॉडरेट ही रहेगी और जो विंड्स की स्ट्रेंथ होगी वो भी कंपैरेटिवली लो ही रहेगी. सो इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर या फिर जो प्रेशर ड्रॉप है वो किस रेट पे हो रहा है. देन साइक्लोन की अगर हम बात करें सो वी हैव सम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू साइक्लोन जो कि क्लियर होनी चाहिए. सबसे पहले हम बात करते हैं आई ऑफ द साइक्लोन. इसे आई ऑफ द स्टॉर्म भी कहते हैं. ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द साइक्लोन में रहता है. ना लगता है कि आई ऑफ द साइक्लोन कह रहे हैं तो कंडीशंस बहुत ही यहाँ पे वायलेंट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है. आई ऑफ द साइक्लोन, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, इट ऑलवेज रिमेन्स काम. इट्स अ काम एरिया एंड जो डायमीटर हो सकता है आई का, इट कैन वेरी फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर्स. नाउ काम एरिया है इसका मतलब
कि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे क्लाउड्स प्रेजेंट नहीं होते, इट इज़ फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड इट हैज़ लाइट विंड्स। इसके आसपास बहुत ही वायलेंट विंड्स चल रही होंगी, क्लाउड्स ही क्लाउड्स होंगे, लेकिन जो आई वाला एरिया है वो काम एरिया है। ये यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते और बहुत ही लाइट विंड्स चल रही होती हैं। लेकिन इस काम और क्लियर आई के आसपास जो क्लाउड्स वाला रीजन होता है, दिस कैन गो अप टू 150 किलोमीटर इन साइज़, और इस रीजन में बहुत ही हाई स्पीड विंड्स चल रही होती हैं। ऑन एन एवरेज जो स्पीड है इट कैन वेरी फ्रॉम 150 टू 50 किलोमीटर पर आवर। एंड यहाँ का जो फीचर है वो ये है कि दिस रीजन हैज़ थिक क्लाउड्स, हाई स्पीड विंड्स एंड हैवी रेनफॉल एज वेल। अब जैसे जैसे यहाँ इस रीजन से आउटवर्ड्स जाते जाएंगे, जो विंड स्पीड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करती जाएगी, क्लाउड कवर, रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। तो सेंटर में आई है और आई के आसपास हाई स्पीड विंड्स, क्लाउड्स और हैवी रेनफॉल हो रही है। देयरफॉर अगर हम साइक्लोन की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया जहाँ पे विंड स्पायरल कर रही हैं इनवर्ड्स, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर है एटमॉस्फेयर में, एंड इसकी जो हाइट है वो 10 to 15 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। Now after this you should know the criteria which is followed by IMD, Indian Meteorological Department, to classify the low pressures which develop in Bay of Bengal or Arabian Sea. क्या क्राइटेरिया है? तो सी इंडिया इज़ फॉलोइंग द सेम क्राइटेरिया ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो WMO जो क्राइटेरिया फॉलो करता है वही IMD भी करता है। तो किस तरह से डिस्टर्बेंसेस को डिफ़ाइन किया जाएगा? हम बोलते हैं कि कहीं पे लो प्रेशर एरिया बन गया। ये कब कहा जाएगा? जब जो लो प्रेशर के आसपास जो विंड्स हैं उनकी स्पीड 17 नॉट्स से कम है। 17 नॉट्स मतलब 31 किलोमीटर पर आवर से जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम है। तो ऐसे केस में हम कह देते हैं कि लो प्रेशर एरिया बन गया। लेकिन अगर प्रेशर इंटेंसीफाई हो जाए कि अब जो विंड्स चल रही हैं उनकी स्पीड 17 to 27 नॉट्स के बीच में है, 31 to 49 किलोमीटर पर आवर पे है, तो हम तब कहते हैं कि एक डिप्रेशन की फॉर्मेशन हो गई है। प्रेशर अगर और डिक्रीज़ हो जाए और इंटेंसीफाई हो जाए कि जो विंड्स हैं वो 28 to 33 नॉट्स की स्पीड पे चल रही हैं, 50 to 61 किलोमीटर पर आवर पे चल रही हैं, देन वी नेम सच काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस एज डीप डिप्रेशन। बट अगर प्रेशर और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाए, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और भी स्ट्रेंथन हो जाए कि अब जो विंड्स की स्पीड है वो 34 to 47 नॉट्स के बीच में है, मतलब 62 to 88 किलोमीटर पर आवर पे है, तो इसे हम कह देते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। सिमिलरली और इंटेंसीफाई हो जाए तो आ जाएगा सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जब हमारे पास जो स्पीड है वो 48 to 63 नॉट्स के बीच में आ चुकी है, 89 to 117 किलोमीटर पर आवर के बीच में विंड्स चल रही हैं। प्रेशर और ड्रॉप हो जाए और कि अब हमारी जो विंड्स हैं वो 64 to 119 नॉट्स के बीच में है, 118 to 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच में है, तो इसे हम कहते हैं वेरी सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। बट अल्टीमेटली अगर 120 नॉट्स एंड अबव, मतलब मोर देन 222 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाए, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरह प्रेशर जैसे जैसे और ड्रॉप होता है, जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं वो जितनी इंटेंसीफाई होती हैं, तो जो नॉमेनक्लेचर है, जो टाइप ऑफ डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है। अच्छा जी, तो अब हमारे दिमाग में ये आ गया है दैट साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया है जिसके अराउंड जो विंड्स हैं वो इनवर्ड स्पायरल कर रही हैं। आफ्टर दिस कम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स। नाउ सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के साइक्लोन्स हैं। वन इज़ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द अदर वन इज़ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और द टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये मेनली जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर्स हैं ये वहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं, and where they get this organized into the surface wind circulation। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये वाटर से ही, ओशन से ही आएगा। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का जो वाटर है, जो ओशन है, जो सी है, ये वहाँ से ही ओरिजिनेट करता है इन दी ट्रॉपिकल रीजन। वेयर एज अगर हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की बात करें ना, एज द नेम सजेस्ट, ट्रॉपिक्स के बाद
सो दिस अकर्स इन टेम्परेट जोन्स, और जो हाई लैटिट्यूड्स हैं दिस इज़ कॉल्ड एज टेम्परेट साइक्लोन देयरफॉर। नाउ अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो इट प्रोड्यूसेस रैपिड चेंजेस इन टेम्परेचर एंड द ड्यू पॉइंट एज वेल अलॉन्ग द ब्रॉड लाइन्स। एंड यहाँ पे जो वेदर फ्रंट्स बनते हैं इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, एंड दिस कैन ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड एंड सी बोथ, एंड ये आपको टेम्परेट एरिया में मिलेगा। दिस इज़ योर टेम्परेट साइक्लोन, ये अलग है। हम जिस साइक्लोन की बात कर रहे हैं, साइक्लोन अगानी, it's a kind of the tropical cyclone only. So therefore we will understand the formation of tropical cyclones, the conditions that are needed for the formation of tropical cyclone. So formation of cyclone की अगर हम बात करें, अब cloud formation से पहले क्या होता है, जो water है it takes up heat from the atmosphere and then it will change into water vapor. जो water है वो atmosphere से heat लेगा and after that it changes into the your water vapor, and then this water vapor changes back into liquid to form raindrops. हम ये क्लासेस में पढ़ते हैं, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, पहले वाटर इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के लिए एक हिडन एनर्जी की ज़रूरत है। वाटर को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा, और दिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। जैसे ही लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन मिल जाती है, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर। नाउ एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जा चुका है, अब इस वाटर वेपर को कंडेंस करना होगा, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना होगा। तो इसके लिए क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी कि वो लिक्विड से गैस बन सके, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज़ करना होगा ताकि वो दोबारा लिक्विड बन सके। नाउ दिस एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो समझिए इस चीज़ को कि हमारे पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा, जितनी इवापोरेशन हो रही है, उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर जो हीट है वो रिलीज़ हो रही है in the form of latent heat of condensation. तो क्या होगा, जो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है, इससे उसके अराउंड जो एयर है वो वार्म हो जाती है। एयर, अब जैसी एयर, अगर एयर वार्म हो जाएगी तो वो क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में आती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास जो एयर है वो लाइटर हो जाएगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, और जैसे ही वो लाइटर हो जाएगी वो राइज करना शुरू कर देगी। समझिए इस बात को। और पहले जब तक एयर राइज नहीं कर रही थी तो वो कुछ प्रेशर लगा रही थी ना, लेकिन अब क्योंकि वो एयर राइज कर रही है, अब यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब जितना ज़्यादा हमारे पास इवेपोरेशन होगी, जितना टेम्परेचर हाई है, उतनी ही ज़्यादा एटमॉस्फेयर में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज़ होगी, उतनी ही हमारी एयर हीटअप होगी, लाइटर होगी, एयर राइज करेगी, एंड जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ करना शुरू कर जाएगा। अब लो प्रेशर बन गया, लो प्रेशर पे हमेशा कन्वर्जेंस होती है, तो वो जो लो प्रेशर एरिया जो बना है उसे फिल करने के लिए जो एयर है वो रश करेगी फ्रॉम द आउटसाइड कि वो सेंटर में जाएं और इस लो प्रेशर को फिल कर सकें, और यही साइकिल लगातार रिपीट होता जाएगा। तो ये जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, इनसे अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा जिसके आसपास बहुत ही हाई स्पीड में रिवॉल्विंग विंड्स चल रही हैं, एंड देन दिस वेदर कंडीशन इज कॉल्ड एज अ साइक्लोन। ये बिल्कुल बेसिक है, ये अगर आपको पता है तो हम इसके ऊपर अलग चीज़ें समझ सकते हैं, बट दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन, द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। अच्छा जी, इसके बाद देयर आर सम फेवरेबल कंडीशंस विच लीड टू द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन हो एंड इंटेंसिफाई हो, इसको लेकर कुछ फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। ना सबसे पहली बात याद रखिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टेम्परेचर होगा तभी इवेपोरेशन होगी, तभी आपके पास एटमॉस्फेयर में लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगी, तभी एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो वार्म होगी। तो टेम्परेचर कितना चाहिए, तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है इट शुड बी हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस।
अगर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से हायर होगा तभी ये एक पहली कंडीशन है कि दिस कुड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन. देन वी नीड कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स का होना ज़रूरी है. एक कोरियोलिस फोर्स जो विंड्स हैं उनको डिफ्लेक्ट कर देती है. तो जो विंड है वो डायरेक्टली 90 डिग्री पे आके आपका प्रेशर को फिल नहीं करती. वो जो आइसोबार है, जो प्रेशर है, उसके पैरेलली मूव करती है. तो जो प्रेशर सिस्टम है वो बना रहता है, वो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस ख़त्म नहीं हो पाता. देन अब क्योंकि हमारी एयर को राइज करना है, वायलेंटली एयर को स्पायरल करना है, तो दे शुड बी वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द वर्टिकल विंड स्पीड. जो वर्टिकल विंड स्पीड है वो ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए. दे शुड बी स्मॉल एंड वेरिएबल विंड स्पीड्स. एंड अगर हमारे पास प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर मिल जाए, पहले से ही सी पे थोड़ा बहुत लो प्रेशर बना हुआ है, तो वो कंडीशन काफ़ी फेवरेबल रहती है. उसी को इंटेंसीफाई करके एक साइक्लोन की फॉर्मेशन हो सकती है. Now after this we'll understand the development of the tropical cyclone. किस तरह की डेवलपमेंट साइकिल चलती है. तो हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर्मेशन एंड इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज, मैच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड मॉडिफिकेशन एंड डिके. सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन और इनिशियल स्टेज की बात करें, सो दिस डिपेंड्स अपॉन वेरियस कंडीशन. जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, सबसे पहले तो वार्म सी होना चाहिए. एटलीस्ट 60 मीटर्स डेप्थ तक जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से अबव होना चाहिए. 27 और अबव, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 26 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए. एंड देयर शुड बी अबंडेंट एंड टर्बुलेंट ट्रांसफर ऑफ वाटर वेपर्स. वाटर वेपर्स इवेपोरेशन अगर होगी तभी सारा प्रोसेस हो पाएगा. जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है, दिस विल encourage द फॉर्मेशन ऑफ वर्टिकल क्यूमुलस क्लाउड्स. एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी मतलब जब एयर बहुत रैपिडली राइज कर रही हो. तो जब एयर राइज करती है और उतनी ही जल्दी कूल डाउन होती है तो वर्टिकल लेंथ वाले क्लाउड्स बनते हैं जिनको हम क्यूमुलस क्लाउड्स कहते हैं. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन विद कंडेंसेशन ऑफ राइजिंग एयर फ्रॉम द ओशन सर्फेस. आफ्टर दिस कम्स द मैच्योर ट्रॉपिकल स्टेज. नाउ ये वो है जब जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है ये इंटेंसीफाई होता है. जो एयर है वो ये विगरसली राइज करती है, थंडरस्टॉर्म की फॉर्मेशन हो जाती है. एंड देन दे स्प्रेड आउट हॉरिजॉन्टली एट द ट्रोपोपॉज लेवल. लगातार राइज कर रही थी, ट्रोपोपॉज के लेवल पे जाकर ये स्प्रेड आउट होना शुरू होता है. ना जैसे ही स्प्रेड आउट हो जाता है तो एक पॉजिटिव पर्टर्बेशन प्रेशर बन जाता है एट द हाई लेवल. ना इससे जो डाउनवर्ड मोशन है एयर का ड्यू टू कन्वेंशन, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कि जब ट्रोपोपॉज के लेवल पे ये हाई प्रेशर क्रिएट होता है तो अब जो एयर है वो सिंक करना शुरू कर देती है, सबसाइड करना शुरू कर देती है. अब जैसे जैसे अर्थ की सरफेस की तरफ आएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, जो एयर है वो कंप्रेस होगी एंड देयरफॉर टेम्परेचर बढ़ जाएगा. एंड जिसकी वजह से जो वार्म आई है वो जनरेट होती है. तो जो आई है वहाँ पे एयर फॉल कर रही है एंड देयरफॉर इट हैज़ नो क्लाउड्स एंड वेरी लाइट एंड वेरिएबल विंड्स. जनरली आई की शेप सर्कुलर हो सकती है, कंसेंट्रिक हो सकती है, एलिप्टिकल हो सकती है. मेन फीचर जो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडियन ओशन में आते हैं, दैट इज़ द कंसेंट्रिक पैटर्न ऑफ हाई टर्बुलेंट जायंट क्यूमुलस थंडर क्लाउड जो बैंड्स में आते हैं. एंड दिस इज़ द मेन फीचर कि जब मेच्योर साइक्लोन हो जाएगा तो बहुत ही ब्रेन बैंड्स के तौर पे हैवी क्लाउड्स हमें देखने के लिए मिलेंगे. आफ्टर दैट कम्स द लास्ट स्टेज जिसे मॉडिफिकेशन और डिके भी कहा जाता है. धीरे 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 जो सेंट्रल लो प्रेशर है वो वीकन होना शुरू हो जाता है. जो इंटरनल वार्मथ है वो कम होनी शुरू हो जाती है. जो एक्सट्रीमली हाई स्पीड जो विंड्स की थी वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है. एज सुन एज द वार्म मॉइस्ट एयर बिगिन्स टू एब और इट इज़ अब्रप्टली कट ऑफ, तो ये सब कुछ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही वार्म मॉइस्ट एयर की सप्लाई बंद हुई या कम हुई, जो साइक्लोन का लो प्रेशर है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज वी नो कि वार्म मॉइस्ट एयर ही रिस्पॉन्सिबल है, वही इवेपोरेट करेगी, वही लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करवाएगी जिसकी वजह से एयर राइज करेगी. तो ये मेनली कब होगा, कब कट ऑफ हो जाएगी हमारी वार्म मॉइस्ट एयर? जब ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे पहुंचेगा, क्योंकि लैंड पे उनको वार्म मॉइस्ट एयर नहीं मिल पाएगी, ड्राई एयर मिलेगी. ड्राई एयर में इवेपोरेशन कम होगी, कंडेंसेशन कम होगी, एयर वार्म कम होगी एंड अल्टीमेटली जो साइक्लोन है वो एंड हो जाएगा. तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज लैंडफॉल.
आफ्टर दिस कम्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नॉमेनक्लेचर, नेम किस तरह रखा जाता है। ये मेंस में भी पूछा गया है क्वेश्चन, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो याद रखिएगा दैट इट इज़ मेंटेन्ड एंड अपडेटेड बाय द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसे मेंटेन करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स दे आर नॉट नेम्ड आफ्टर अ पर्टिकुलर पर्सन और विदाउट एनी प्रेफरेंस टू अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस ना। इसे लेकर इसकी मॉनिटरिंग और जो प्रोडिक्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, उसको रिस्पेक्टिव रीजन्स में डिवाइड किया गया है। एंड फॉर दैट वी हैव रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेमिंग ऑफ द साइक्लोन। एंड बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जिसके थ्रू साइक्लोन्स को नेम दिया जाता है। एंड अगर हम बात करें तो वी हेयर हैव द ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी विच इज़ यहाँ पे इवन एनुअल और बायनुअल मीटिंग्स भी की जाती हैं फॉर द सेम। नेम रखने की ज़रूरत क्या है? तो एक तो ये है कि आप जो इंडिविजुअल साइक्लोन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इससे जो डिज़ास्टर रिस्क अवेयरनेस है, जो प्रिपेयर्डनेस है, जो मैनेजमेंट है, वो सब यहाँ से फैसिलिटेट होता है। लोकल और इंटरनेशनल मीडिया भी उस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर फोकस कर सकता है। इट रिमूव्स द कन्फ्यूजन, जहाँ पे मल्टीपल साइक्लोनिक सिस्टम रहते हैं तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। एंड जो वार्निंग्स हैं वो ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक जाती हैं अगर एक नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। हाउएवर साइक्लोन को भी अलग अलग रीजन्स में साइक्लोन नहीं बोलते, डिफरेंट नेम्स हैं हमारे पास। जैसे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हरिकेन कहते हैं, फिलीपींस और जापान में टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विलीज कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साइक्लोन कहा जाता है। एंड देन IMD भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लास्टली। तो याद रखिएगा 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। It is the principal government agency which deals with all the matters related to meteorology or the allied subject. It is under the Ministry of Earth Sciences. Lastly, इंडिया में साइक्लोन की अक्रेंस क्या है? तो इंडिया के अंदर एक बाई एनुअल साइक्लोन सीजन आता है। सो वन इज़ फ्रॉम मार्च टू मे एंड द अदर वन इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। लेकिन बहुत ही रेयर ओकेजन में साइक्लोन इवन जून एंड सितंबर मंथ्स में भी आ जाता है। नाउ साइक्लोन गुलाब की अगर हम बात करें, दैट बिकेम द थर्ड साइक्लोन ऑफ 21st सेंचुरी टू मेक लैंडफॉल ओवर द ईस्टर्न कोस्ट इन सितंबर। साइक्लोन गुलाब, this was after the cyclone Dai in 2018 and Payar in 2005. Then there was cyclone Gulab. Now mainly जो tropical cyclones नॉर्थ इंडियन ओशन के हैं, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के हैं, दे डेवलप ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन, क्योंकि हीटिंग होती है तब जो वाटर है वो हीट अप हो जाता है। लेकिन जो अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड में आते हैं, दे आर रिलेटेड टू द पोस्ट मानसून सीजन। And May, June or October, November, they are known to produce cyclones of severe intensity that can affect the Indian coast. आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ रिगार्डिंग दी stringent norms for social media. Recently, Government of India is working to bring more stringent norms for the social media platform. And इस पूरी चीज़ का एम यही है कि कुछ इस तरह के नॉर्म्स बनाए जाएं विच आर एम्ड एट इंक्रीजिंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर कंटेंट। कंटेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ किया जाए एंड दिस में लीड टू डाइल्यूशन ऑफ द सेफ हार्बर रूल्स, जो कि जो इंटरमीडियरीज हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं from being held liable for third party content on their platform. This is the main aim कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए और जो सेफ हार्बर रूल्स हैं उनको यहाँ पे डाइल्यूट किया जाए। सो द वर्क इज़ गोइंग ऑन. Government will soon initiate the discussions with the industry and the stakeholders on this new framework. यहाँ पे ग्लोबल प्रैक्टिसेस अगर हम देखें, यूरोप की अगर हम बात करें, ईस्ट एशिया की बात करें, इंक्लूडिंग मेनी स्टेट्स ऑफ US, ईच एंड एवरी प्लेस इज मूविंग टूवर्ड्स मोर अकाउंटेबिलिटी फॉर सोशल मीडिया. सो वॉट एवर इज रेड, someone is accountable for the what is written. So accountability, it is applicable in analog world, जहाँ पे हम पेपर और मैगजीन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे भी अकाउंटेबिलिटी लाने की बात की गई है. Now many countries are moving towards new legislation जहाँ पे जो सेफ हार्बर है उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. there is no concept of complete safe harbor. Then new IT rules जो लॉ आए थे वो लास्ट ईयर ही they came into effect. इससे भी कुछ पर्पस सॉल्व हुआ है. बट सोशल मीडिया इज़ मूविंग फॉरवर्ड.
So we need newer laws to keep pace with it. अच्छा, अब यहाँ पे हम सेफ हार्बर प्रोविजंस की बात कर रहे हैं. ये क्या है? सी, जो सेफ हार्बर ये एक प्रोविजन है in Article 79 of the IT Act 2000. It basically refers to understanding that the intermediary is merely a content hosting platform for the user. जो intermediary है वो सिर्फ और सिर्फ एक content hosting platform है, and जो users और third parties के लिए ये एक basically एक platform है. It has no immediate control over the content that is posted on their platform. But the government has pointed out that intermediaries not in compliance with rules would lose the safe harbor protection provided to them. Now, intermediary is not a publisher of the content, so they cannot be held liable for such content. But this is akin not to punishing the highway operator for the collision of cars on the highway. कि हाईवे के ऊपर कार से कोलिजन हो रही है बट यू आर नॉट पनिशिंग दी हाईवे ऑपरेटर. ये कुछ इस तरह की बात हो गई है बिकॉज दे आर बेसिकली होस्टिंग दी कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म. लेकिन अगर वो किसी भी रूल्स से कंप्लायंस नहीं देते हैं देन दे वुड लूज दी सेफ हार्बर प्रोटेक्शन. सोशल मीडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं. व्हाट इज़ सोशल मीडिया? तो सोशल मीडिया कैन बी डिफाइंड एज एनी वेब और द मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म जिससे कि इंडिविजुअल या फिर जो एजेंसी है दे कैन कम्युनिकेट इंटरैक्टिवली. दिस इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ द यूजर जनरेटेड कंटेंट. एंड दीज डेज सोशल मीडिया हैज़ बिकम सिनोनिमस विद द सोशल नेटवर्किंग साइट्स एज वेल. सोशल मीडिया की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कनेक्टेडनेस. ये सोशल मीडिया की एबिलिटी है टू कनेक्ट एंड रिकनेक्ट द लाइक माइंडेड पीपल और द पीपल इंटरेस्टेड इन द सेम टॉपिक्स एंड डोमेन्स. सो थ्रू सोशल मीडिया वी हैव 24/7 connectedness. It is possible. It's possible through variety of media and access devices, PC, laptop, mobile phones, etc. तो पहला फीचर कनेक्टेडनेस का आता है. नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन. नाउ कनेक्शंस आर अचीव्ड इन दिस मीडिया. तो इससे लोग कोलैबोरेट कर सकते हैं. दे कैन क्रिएट नॉलेज. दिस कोलैबोरेशंस कैन बी ईदर ओपन और दिस कुड बी क्लोज्ड. लाइक इफ वी टॉक अबाउट विकीपीडिया, इट्स एन ओपन कोलैबोरेशन. GovLoop, it is an example of closed collaboration. Then community. जो connectedness है और जो collaboration है इससे we can create and sustain the communities. Then there is virtual connections with friends and relatives. Social media websites, they became a platform for virtual meeting. People who are miles away from each other, they can get in touch virtually with each other through website-enabled chat engines. Then we have free web space. Social media website provides the user or the so-called audience with the free web space to upload their personalized content. And lastly, time stamp. Each and every post on social media has a time stamp indicating that whether this post is either fresh or stale. Depending upon the freshness of the post, the responder may choose to respond or not to respond. So these are some of the important features or characteristics of social media. Then if we talk about the impacts of social media, so definitely it has enhanced the outrage. It's a powerful platform for forming an opinion as well as generating the mass support. In India only Facebook has over 40 million users. So even अगर हम Twitter की बात करें, which is a micro blogging site, it has 16 million users. So these sites basically offer an opportunity to reach out to the audience with just a keystroke. Then there is real-time engagement. Social media जितने भी shackles हैं of time and place, for engagement, उन सबको remove कर देता है. They can connect the policy makers to the stakeholders in real time. Now, जैसे कि अब जो Libyan crisis था, इसमें the Ministry of External Affairs used the social media platforms like Twitter, जिसके थ्रू लिबिया के अंदर जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको लोकेट किया गया और इवैक्यूएट किया गया. इंडिविजुअल इंटरेक्शन. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ये एबिलिटी है टू कनेक्ट विद ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. And इस interaction से it even enables the marginalized to participate in the discussion and present their point of view, and thereby this improves their political position
of the marginal and the vulnerable groups as well. This can be used to send the feedbacks on the services that has been rendered. Lastly, the impact of social media could be in the form of managing perception. Now, leveraging these platforms can help government to counter the unverified facts and frivolous misleading rumors and present the facts to enable the formed opinion making. But then there are challenges related to social media as well. Number one is privacy and security. जो primary challenge जो social media का है, that is privacy. Many people restrain themselves from taking part in dialogue with the fear of losing their privacy. Social media sites, they pose an equal threat to security of personal information and other concerned data. And hacking of website is now the most common feature. So with hacking, there is an imminent threat to the audience of social media. Access for those with disabilities. Now there is need for formulation and implementation of such guidelines which remove the barriers for the differently abled people. Commercial advertisement और एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट चल रही है. फॉलो द फॉर्मेलिटीज़ ऑफ द सेंसर की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो वहाँ पे भी फॉलो होनी चाहिए. द पॉर्न कंटेंट इन एडवर्टीजमेंट शुड बी अवॉइडेड ऑन द वेबसाइट्स एंड इट शुड बी इंटेंडेड फॉर द वेरी पर्पस ऑफ द सोशल नेटवर्किंग. ये काफ़ी बड़ा वाइटल चेंज है विच इज़ पोस्ड बाय सोशल मीडिया इन द कंटेम्प्रेरी वेब वर्ल्ड. And then also there are vague terms of agreement. Most of the social media, they allow the audience to create an account after accepting the terms of agreement, which are often very vague. So these terms of agreement can be interpreted in multiple ways, and it indirectly causes an invasion of privacy. And the last challenge is of deception. The identity of individual who joins the social networking site may either be original or fake. Social media turns out to be an easy way of deceiving people using technology. ये हम देखते हैं. So legal structure को cyber security को भी include करना होगा as a key element. और जो accountability है social media पे और जो personal data है उसकी protection, these are also important ताकि social media platforms का misuse ना हो सके. So for that accountability and the protection of the personal data is needed. आगे बढ़ते हैं. Again हमारा next news article GS paper 3 point of view से important है. This relates to environment and ecology. It is about state of world's birds report. तो the state of world's bird ये annual review है of the environmental resources and this has been recently released. तो this state of world's birds report, this is basically BirdLife International's flagship science publication. इसके अंदर birds को access किया जाता है, उनके condition को देखा जाता है in our ecosystem as a whole. ये जो study है ये basically BirdLife International का जो latest assessment होता है of all the birds for IUCN's data, ये उससे related है. This report was conducted by the Manchester Metropolitan University, जिससे एक overview मिलता है in the knowledge of the avian biodiversity, क्या क्या threats हैं, क्या क्या changes आ रहे हैं, ये हमें overall the state of world's bird report से पता चलता है. तो एक चीज़ आपने याद रखनी कि ये कौन रिलीज़ करता है, तो ये BirdLife International का flagship science publication है. This you will remember. Now इस report की इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ आ रही है द डिक्लाइनिंग ट्रेंड. जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ 48% of approximately 11,000 surviving species all across the world is declining. 11,000 surviving species में से 48% जो बर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है. They are currently 13.5% species that are threatened. They are threatened with global extinction. 798 species, they are out of which they are classified as vulnerable. 460 species they are classified as endangered. 223 species are classified as critically endangered. So around 73% of species, they have estimated to have fewer than 10,000 mature individuals.
तो सबसे बड़ा ट्रेंड जो हमें इस रिपोर्ट में देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज़ द डिक्लाइनिंग ट्रेंड. आफ्टर दिस वी हैव लैटिट्यूडनल वेरिएशन एज वेल. जो मेनली जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं, दे आर फाउंड मोर इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, एंड दिस बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ 86.4%. टेम्परेट लैटिट्यूड में इसका जो नंबर है दैट इज़ अराउंड 31.7%. याद रखिएगा कि जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में है. नाउ रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दे आर प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन ओनली. एंडीज, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ईस्टर्न हिमालयाज, ईस्टर्न मेडागास्कर, साउथ ईस्टर्न एशियन आइलैंड्स, तो ज़्यादा हॉटस्पॉट्स इस एरिया में हैं, ट्रॉपिकल एरिया में हैं, एंड इसीलिए ज़्यादा जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ हैं वो भी ज़्यादा यहीं पे मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट. नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर भी देखो जो ट्रेंड है वो डिक्लाइनिंग बर्ड डाइवर्सिटी का ही है, बट इट इज़ जस्ट एन अलार्मिंग इन इंडिया. रीसेंट जो ट्रेंड है वो 146 स्पीशीज़ के लिए कैलकुलेट किया गया है, and out of these nearly 80% are declining in number, and almost 50% they are plummeting strongly. So they are just over 6% of the species that are studied. They show stable population, and 14% show increasing population trend. Now after this we should know the importance of the avian species in ecosystem. हमारे ecosystem में avian species की क्या importance है ये clear करते हैं. सो इकोसिस्टम में ये बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये ह्यूमन बींग्स को भी बेनिफिट करते हैं. दे हैव मल्टीपल रोल, लाइक प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, द कल्चरल रोल, सपोर्टिंग सर्विसेज टुवर्ड्स इकोसिस्टम. सो दे आर मेनली पॉलिनेटर्स. ये स्पीड डिस्पर्स करते हैं. इकोसिस्टम इंजीनियर्स भी कहा जाता है. दे आर स्कैवेंजर्स, दे आर प्रेडेटर्स. सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है. They not only contribute to biodiversity but they also support anthropogenic activities. Sustainable agriculture में they help through pollination or preying on the rodents and pests. Then pest management में भी help करता है. So they help in pest control, and जिससे biodiversity balance रहती है. They are also important source of food, meat, egg. अच्छा, एस्थेटिक वैल्यू बहुत है. दे हैव देयर कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, जिससे जो ब्यूटी ऑफ द नेचर है वो इम्प्रूव होती है, अच्छी होती है. बर्ड वॉचिंग, इट्स अ ग्लोबल पास टाइम. इट इज़ practiced by millions of people. They are also taken as pets as well. Then we also have bird feeding industry. It is valued around $5 to $6 billion per year, and it is growing by 4% annually. And it basically it is providing significant level of employment also. And then there are threats to the avian species as well. For example, this growing human footprint. Now जो human population increase हो रही है, इससे जो natural habitats थे वो degrade हो रहे हैं, and the birds for want more urban living species, thus leading to the loss of biodiversity. Plantation, it has disguised as afforestation. Though there has been increase in tree cover in many regions, but the nature of newly planted trees has not been native. Therefore, इसका जो effect है वो काफ़ी detrimental effect होता है on the bird habitat. Hunting and trapping की अगर हम बात करें, so birds are hunted for the ornamental motifs like their feather, their nails, etc. And in addition to being hunted for food globally as well. Then there is impact of invasive alien species and diseases as well. It is estimated that nearly 1,000 alien bird species introduced accidentally or deliberately. This has caused a very heavy cost on the native species. Infrastructure development की वजह से जो habitat है वो उसकी fragmentation हो गई, and therefore birds का जो habitat है वो all across the globe destroy हो गया. एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल यूजेस की अगर हम बात करें, सो मिलियंस ऑफ बर्ड्स दे डाई बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड इंजेक्शन. डिक्लोफेनाक हैज़ कॉज्ड डेथ ऑफ वल्चर्स इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल. देन द ग्लोबल टेली कलेक्शंस, सो द रेज फ्रॉम द टेलीफोन टावर्स दे आर ऑल्सो डैमेजिंग टू द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द बर्ड्स, एंड दिस ऑल्सो लेड टू द थिनिंग ऑफ देयर एग शेल. देन अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज. तो जो लास्ट सेंचुरी है, इट हैज़ सीन दैट मेनी स्पीशीज आर गोइंग एक्सटिंक्ट एंड मेनी मोर आर गेटिंग इनटू द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड.
and this has been pronounced because of the climate change condition, mainly because of the anthropogenic activities. Then what are the measures that can be taken to control this avian biodiversity loss? Now सबसे पहले तो जो natural habitat है उनको restore करना होगा. We need to sustainably expand sustainable expansion of the human footprint along the inputs from the conservation social sciences. This can help to arrest this declining trend of the bird species. We need to accelerate afforestation, and we need to arrest deforestation. We need to tackle the illegal hunting and poaching. For that we have provisions of CITES and CMS. इससे जो डोमेस्टिक लॉ है वो अडॉप्ट करना होगा ताकि जो इलिसिट ट्रेड है, जो पोचिंग है, वो रुक सके. Captive breeding on reintroducing the species which are near extinct or critically endangered, that we need to do. Then sustainable development is the answer. Human need should be reconciled with the nature, and the anthropogenic development should be made sustainable with the other creatures of nature. And then lastly, because this report is released by BirdLife International, let's know something about it. So it's a global partnership of the NGOs. They basically conserve the birds in their habitat. 1922 में इसे फाउंड किया गया था एज इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन, बट फिर इस ग्रुप का नेम बहुत बार चेंज हुआ, एंड 1993 में दिस वाज नेम्ड एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हैज़ आइडेंटिफाइड अराउंड 13,000 important bird and biodiversity areas, and it is the official IUCN's Red List Authority for birds. ये दो बातें याद रखेंगे. एक तो जो इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज़ हैं वो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल आइडेंटिफाई करता है, और बर्ड्स के डाटा को लेकर ये IUCN का ऑफिशियल अथॉरिटी है. ना बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें, सो इट्स वेरी इजी. दे वांट टू प्रिवेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ द बर्ड स्पीशीज़. दे वांट टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड द इम्पॉर्टेंट साइट्स फॉर बर्ड्स. They need to maintain and restore the key bird habitats. They want to empower the conservationists worldwide. Now after this, अगर हम BirdLife International के conservation programs की बात करें, so they have 9 conservation programs जो कि Africa, Americas, Asia, Europe, Central Asia, Middle East, Pacific यहाँ पे implement किए जाते हैं. And they basically provide the framework for planning, implementing, monitoring and evaluating the conservation work. जो मेन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स इन दिस, एक तो ये दैट दे आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. मेरीन प्रोग्राम, प्रिवेंटिंग एक्सटेंशन प्रोग्राम एंड फ्लाई अवेज प्रोग्राम. एंड देन जो पब्लिकेशंस इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये क्वार्टरली मैगजीन पब्लिश करते हैं, बर्ड लाइफ द मैगजीन, जिसमें रिसेंट न्यूज़ होती हैं, अथॉरिटेटिव आर्टिकल्स होते हैं रिलेटेड टू द बर्ड्स एंड देयर कंजर्वेशन. In addition to this, the State of the World's Birds Report, which is annual. आगे बढ़ते हैं. हमारा next news article, it's an important fact. It's about the National Technology Day. So every year 11th May is celebrated as the National Technology Day. इसकी history अगर देखें तो this basically is celebrated to commemorate the anniversary of 1998 Pokhran nuclear test. So India successfully fired the Shakti-1 nuclear missile in the operation called as Pokhran 2nd, and they also co-named it as Operation Shakti. So the nuclear missile that was tested at the Indian Army's Pokhran test range in Rajasthan. So this was the second test which was conducted after Pokhran 1, which जिसका जो code name था that was Operation Smiling Buddha. तो ये इससे क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? दिस डे बेसिकली रिमाइंड्स द इंडिया अबाउट इट्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस. This day not only celebrates the scientist and engineer, but everyone who is involved in ideating, innovating and promoting the dissemination of knowledge. This also ensures that it benefits reaches the ground root level. And 2022 का जो theme है, that is integrated approach in science and technology for sustainable future. And this day is celebrated, the government of India commemorate this day by honoring those who have made significant contributions to the development of new technologies. इसके अंदर scientist, engineers की जो contributions हैं उन्हें recognize किया जाता है,
and by highlighting the significance of science in our lives, so that even young people can consider building career in this particular field. And this is honored by the Technology Development Board, of the Ministry of Science and Technology. It honors the individuals and groups for their remarkable achievement and bestows medals on them. President of India attends the ceremony, which is organized by the department, and this presents the award to the enterprises or organizations, individuals for their outstanding contribution to science and technology. आगे बढ़ते हैं. So the next topic is important from art and culture point of view, architecture, and GS paper 1 point of view से important हो जाता है. It is about Martand Sun Temple. So Jammu and Kashmir के Lieutenant Governor ने participate किया in a religious ceremony which was held in the ruins of the 8th century Martand Sun Temple. This is a protected monument under Archaeological Survey of India. This temple has been recognized as a site of national importance. So Martand Sun Temple की अगर हम बात करें तो ये एक हिंदू टेम्पल है which is located near the city of Anantnag in Kashmir Valley of Jammu and Kashmir, and this basically dates back to the 8th century AD, and this is dedicated to Surya, the chief solar deity in the Hinduism. It was once the thriving place of worship, and this was commissioned by Lalitya Muktapida, and this was destroyed by Sikandar Shah Miri in 14th century. ये एक excellent specimen था of a Kashmiri architecture, जिसके अंदर गंधारन, गुप्ता और चाइनीज़ फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर का एक प्रॉपर ब्लेंड था. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मर्तान सन टेम्पल को नेशनल इम्पॉर्टेंस साइट डिक्लेयर किया है इन जम्मू एंड कश्मीर. सो ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दिस इज़ द साइट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस. मर्तान टेम्पल कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए. देन आफ्टर दैट कम्स द क्वेश्चन दैट हु वाज ललित आदित्य Muktapida. So Lalit Aditya, he was a powerful ruler of the Karkota dynasty of Kashmir, and 12th century की chronicle में the Kalhana characterized that Lalit Aditya was a world conqueror in his Raj Tarangini, and he ruled for 37 years. So his rule is considered to be the golden age in Kashmir, जब कश्मीर में art and architecture जो है, जो learning है, वो flourish हुई है. Due to his conquest, scholars have even called him Alexander of Kashmir. तो जो कल्हान्स का जो राज तरंगिनी है, this states that the Karkota dynasty was founded by the king Durlabh Vardhana in 625 CE, and Lalit Aditya was the 5th ruler. So he built the largest empire after Ashoka. And Lalit Aditya, he founded the township of Parihaspura on the plateau near Srinagar city. So this town has many temple images of Vishnu, Shiva and Buddha as well. Now Karkota dynasty की बात करें, so they have ruled the Kashmir Valley and some northern parts of Indian subcontinent during 7th and 8th century. Durlabh Vardhana was the founder of this dynasty, and इस dynasty के rule के दौरान काफ़ी political expansion हुई है, economic prosperity आई है, and there was emergence of Kashmir as the center of culture and scholarship. And जो Karkota rulers हैं, they were Vaishnavas, and they constructed several Vishnu shrines in their domains. And they also, patronized Buddhism. Therefore, there are some stupas, chaityas, viharas that are also found in the, the ruins of their capital. Then there are other living monuments as well. The best known example of a living archaeological survey of India's monument is Taj Mahal in Agra. इसके बाद बाकी अगर हम लिविंग मॉन्यूमेंट्स की बात करें, सो दिस इंक्लूड्स द रिमेन्स ऑफ ओल्ड हिंदू टेम्पल इनसाइड द दयाराम फोर्ट इन द हथरस. देयर आर 3 मॉस्क इन कनौज. देयर इज़ अ रोमन कैथोलिक चर्च इन मेरठ, नीला मॉस्क इन दिल्लीज हौज खास विलेज, Bajreshwari Devi temple in Himachal Pradesh, Chamba. There are several Buddhist monasteries as well. Now, if we talk about ASI, which basically functions under Ministry of Culture, it is the custodian of the protected monuments. तो ये जो incidents हैं उनको deem करता था is it a violation of its rules or not. So the prayers are allowed
at its protected sites only if they were the functioning places of worship at the time of they took the charge of them. So no religious rituals can be conducted at the non-living monuments where there has been no continuity of worship since it has become an ASI's protected site. तो जब ASI ने उसे वहाँ पे चार्ज लिया, अगर तब तक वहाँ पे वर्शिप होती थी तो उसको लिविंग साइट माना जाता है, लेकिन अगर कोई रिलीजियस रिचुअल नहीं था तो तब उसे नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कहा जाता है, एंड देन देयर इज़ नो कंटिन्यूटी ऑफ एनी वर्शिप दैट इज़ अलाउड. So at the time when ASI took place, the temple ruins in 20th century for conservation, there was no puja or Hindu rituals that were taking place over there. So that is all for this video lecture. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one.